हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम को समझा है, अब हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझना है। तो वैसे ही मैं शॉर्ट नोट से पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जो है हम यहाँ से बुक से इसका ओवरव्यू भी लेंगे। जी, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले हमें सिस्टम का पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है। अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम इट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो कोई भी ग्रुप है या कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे हम सिस्टम बोलते हैं, और अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व, यानी कि द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी अगर किसी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो जितना मोमेंटम पहले है कोलिजन से उतना ही आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम रहेगा। अब मैथमेटिकली इस चीज़ को समझते हैं। यूँ सपोज कर लें कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो बॉल्स हैं, एक का मैस m1 है और एक का मैस m2 है, और मूव कर रही हैं स्ट्रेट लाइन में, और वेलोसिटी v1 है और v2 है रिस्पेक्टिवली। और अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि दोनों बॉलों में से अगर बॉल 1 की वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो बॉल 2 से जाके हिट करेगी। बुक से मैं जो है वो फिगर बने हुए हैं वहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ डेरिवेशन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो बॉल्स हैं, एक m1 है एक m2 है, और दोनों जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, लेकिन m1 वाली जो बॉल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बताया गया है वेलोसिटी 1 जो है वो ज़्यादा है वेलोसिटी 2 से। जो फर्स्ट मैच वाली बॉल है वो जाके हिट कर रही है सेकंड मैच वाली बॉल को, ठीक है। तो इस तरह से दोनों जो हैं वो कोलाइड हुए हैं रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन। देन द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, अगर हम टोटल मोमेंटम सिस्टम का देखें बिफोर कोलिजन तो m1 v1 प्लस m2 v2 के इक्वल है। मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ना। तो इसका मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट प्लस इसका मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। अगर हम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे दोनों कोलाइड किए हैं, ठीक है। और अब हमारे पास जो वेलोसिटी है हमने उसके ऊपर बार्स लगा दी हैं कि अब जो न्यू वेलोसिटी है दोनों की वो बार की शक्ल से हमने रिप्रेजेंट कर दी। मैसेज तो चेंज नहीं हुए, तो मैस वही रहे, m1 v1 बार और m2 v2 बार। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमें क्या कहता है? इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन आइसोलेटेड सिस्टम द फाइनल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इट्स मीन जो इनिशियल टोटल मोमेंटम था वो फाइनल के इक्वल होना चाहिए, तो हमने यूं ही लिख लिया। इस साइड पे हमने बिफोर कोलिजन का मोमेंटम लिख लिया और इस साइड पे हमने आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम जो है वो लिख लिया। टू एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल लेट अस कंसीडर कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल बॉल्स इन विच द सेकंड बॉल इज एट रेस्ट। अब लेट्स से कि दो बॉल्स हैं, इनमें से एक जो है वो रेस्ट में है और एक जो है वो मूव कर रही है। व्हेन देयर इज कोलिजन ऑफ टू बॉल देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम फ्रॉम वन बॉल टू अनदर। जब ये दोनों कोलाइड करेंगी, ये रेस्ट में है और ये मूव कर रही है, ठीक है। जब ये इसके साथ जाके कोलाइड करेगी द बॉल एट रेस्ट गेन मोमेंटम, तो जो रेस्ट में थी ज़ीरो वेलोसिटी थी जिसकी, वो मोमेंटम गेन करेगी, यानी उसमें वेलोसिटी आ जाएगी। और द बॉल जी मूविंग वेयर द स्ट्राइकिंग बॉल स्लो डाउन, और जो स्ट्राइक हुई है बॉल वो स्लो डाउन हो जाएगी। इफ़ द बॉल आर आइडेंटिकल वी विल ऑब्जर्व दैट देयर इज़ अ टोटल ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम। और अगर तो आइडेंटिकल बॉल्स होंगी, एक जैसी ही बॉल होंगी, तो हम देखेंगे टोटल ट्रांसफ़र हो जाएगा मोमेंटम। द स्ट्राइकिंग बॉल कम टू द रेस्ट एंड द अदर बॉल स्टार्ट मूविंग विद द सेम स्पीड। तो हम ये भी देखेंगे कि जो स्ट्राइक हुई थी बॉल वो रुक जाएगी, वो रेस्ट में इसकी पोजीशन ले लेगी और जितना भी अपना मोमेंटम है वो इसमें ट्रांसफ़र करेगी, और ये उसकी उसी वेलोसिटी से ट्रैवल करना शुरू कर देगी बॉल 1 वाली। तो टोटल मोमेंटम जो है उसके अंदर जो है वो आपने देखा कि ट्रांसफ़र हो गया। It means the second ball gain momentum equal to that lost by the first one. If the first ball stop after collision, the second ball move with the momentum of the first ball. This suggests that the total momentum of two ball after collision and remain the same as total momentum before collision. अब हमने ये ऑब्जर्व किया, कंडीशन भी हमें यही कह रही थी कि पहले जितना मोमेंटम है, पहले कितना एक बॉल का मोमेंटम है, दोनों एक जितनी है, मैस से सेम है, तो इसके अंदर वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इसके अंदर वेलोसिटी ज़ीरो है। तो जब ये आके इससे टकराई तो ये हम इस साइड पे लिख लेंगे। जब ये इससे टकराई तो अब ये वाली जो फर्स्ट बॉल है वो ज़ीरो हो गया उसका मोमेंटम, और दूसरी बॉल का वही मोमेंटम बन गया।
तो इधर अगर हम लिखें तो सिचुएशन क्या थी कि फर्स्ट बॉल का कुछ ना कुछ मोमेंटम था, लेट्स से 5 मोमेंटम था, और सेकंड का v0 होने की वजह से 0 था। आफ्टर कोलिजन अगर देखें तो फर्स्ट का 0 हो गया और दूसरी का 5 हो गया, क्योंकि इसका टोटल मोमेंटम यानी वेलोसिटी उसमें ट्रांसफ़र होगी। तो ये हमारे पास लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। नेक्स्ट अगर हम देखें, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू मैक्रो ऑब्जेक्ट बट आल्सो फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल। तो ये माइक्रो ऑब्जेक्ट्स तक जो है ये एप्लीकेबल है। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो है वो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन एग्जांपल है, बुलेट ऑफ मास m1 इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास m2, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 जस्ट आफ्टर फायरिंग। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो इसको समझते हैं कि क्या इसमें कहा क्या जा रहा है। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि बुलेट का मास m1 है और गन का m2 है, और वेलोसिटी जो थी वो हमने फाइंड आउट करनी है। बुलेट की उन्होंने बता दी है v1 है जस्ट आफ्टर फायरिंग, तो गन की क्या होगी। तो बिफोर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एज वेल एज द गन वाज 0। ठीक है, बिफोर फायरिंग दोनों जो हैं वो स्टेशनरी थी, रुकी हुई थी, गन भी और गन के अंदर बुलेट भी। और आफ्टर जो है टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन वाज आल्सो 0। तो आफ्टर भी 0 होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये कहता है आफ्टर फायरिंग द बुलेट मूव फॉरवर्ड विद वेलोसिटी v1 वेयर एज द गन मूव विद वेलोसिटी v2। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग हम देख लेते हैं, वो हमें पता है 0 के इक्वल है, क्योंकि ना तो बुलेट मूव कर रही थी ना गन। और अब जो नेक्स्ट है टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग अगर हम देखें तो उसमें m1 मैस है उसका गन का और वेलोसिटी है गन की, और m2 मैस है बुलेट का और वेलोसिटी है बुलेट की। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये इस साइड पे तो 0 है, तो ये इधर दोनों प्लस हो रही हैं, तो इसको उठा के उधर भेजेंगे तो सॉरी m1 v1 को उधर भेज दें तो उधर आके नेगेटिव m1 v1 हो जाएगी। तो सिंपल हमने हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना, तो v2 अब इसकी हमने फाइंड आउट करना है, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा m2। तो हमारे पास v2 के लिए फार्मूला बन गया। अब जस्ट हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। द नेगेटिव साइन इन दिस इक्वेशन इंडिकेट दैट द गन मूव बैकवर्ड ऑपोजिट टू द बुलेट, दिस इज बिकॉज ऑफ बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन, दैट द शूटर गेट अ जर्क ऑन हिज शोल्डर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 3.6। 3.6 को देखें तो इसमें बताया जा रहा है बॉल ऑफ मास 3 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड collide with a stationary ball of mass 2 kg, then both of them move together. If the friction is negligible, find out the velocity with which both the balls will move after collision. तो अब यहाँ पे पहले ऊपर हमें जो है वो वैल्यूज़ नहीं थी दी गई, यहाँ पे हमें जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे दी गई हैं। तो पहले हम डाटा देख लेते हैं जो हमें गिवन है। मैस हमें दिया गया फर्स्ट बॉल का 3 kg है, सेकंड और फर्स्ट बॉल की जो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है वो v1 है। मैस हमें सेकंड बॉल का दिया गया है, वेलोसिटी हमें सेकंड बॉल की नहीं दी गई। द वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल आफ्टर कोलिजन ये भी नहीं दी गई। टोटल मैस ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन जो है वो क्या होगा m1 प्लस m। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसी चीज़ को अब आपने जो है वो जहन में रखना है। तो फाइंड आउट करते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m1 प्लस m मल्टीप्लाई बाय v। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि वेलोसिटी जो है वो सिर्फ एक ही क्यों है, दोनों m1 के साथ v और m2 के साथ जो है v अलग अलग से क्यों नहीं लिखी गई। तो इसके रीज़न ये है कि वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया गया है, उन्होंने पूछा ही हमसे ये है फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच बोथ द बॉल्स विल मूव आफ्टर कोलिजन, यानी दोनों बॉल जो हैं वो सेम वेलोसिटी के साथ आफ्टर कोलिजन मूव करेंगी। तो इस वजह से दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम है, m1 v है और m2 v है। तो हम v को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे m1 प्लस m2 बच जाएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज़ को पुट किया। पहली बॉल जो है वो 3 kg की है, उसकी वेलोसिटी 5 है, प्लस उस वक्त जो मैस 2 वाली है बॉल वो वेलोसिटी उसकी 0 है, जिसकी वजह से वो पूरे की पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी मैस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होके। सेकेंड साइड पे अगर आप देखें तो m1 हमारे पास 3 kg है, m2 जो है वो 2 kg है और वेलोसिटी अभी हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 + 2 5 kg आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 15 से डिवाइड होके 3 रह जाएगा। ठीक है, 5 3 = 15। इधर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया है सिंपल,
तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है। इस वेलोसिटी से दोनों बॉल जो हैं वो मूव करना शुरू कर देंगी। तो